बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब के पैगाम का दूसरा हिस्सा आया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कल अपनी फैमिली को और पार्टी के लोगों को, उस स्टेटमेंट के दो हिस्से थे। एक हिस्सा जो है वो इंडिया और मोदी से मुताल्लिक था, वो पहले पब्लिक हो गया, आपके सामने मौजूद है। दूसरा हिस्सा जो है पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के हवाले से है। अब ये हिस्सा आया इमरान खान साहब की अपने एक्स अकाउंट के ऊपर पोस्ट हुआ है। यहाँ इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम को बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरह के चैलेंजेस का सामना है। 26वीं आईनी तरमीम ने हमारे इंसाफ के निज़ाम का जनाजा निकाल दिया है और मुल्क में इस वक्त मुकम्मल डिक्टेटरशिप में जा चुका है। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कानूनी करार देना इसी तरमीम का नतीजा है। ईवानों में इस तरमीम के हक में वोट देने वाले तो सिर्फ कठपुतली थे और अहकामात की पासदारी कर रहे थे। दुनिया की किसी जमहूरियत में अपने शहरियों के साथ ऐसा मजाक नहीं होता कि उन्हें एहतजाज करने पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया जाए। इस तरह के फैसलों से पाकिस्तान की जग हसाई होती है। 9 मई के वाकयात में अपने बच्चों को सजाएं देने की बजाय तवज्जो हिंदुस्तान समेत दीगर अंदरूनी और बैरूनी मसाइल पर मरकूज होनी चाहिए। ये वक्त नौजवानों को मुत्तहिद करने का है। जिन नौजवानों को मिलिट्री कोर्ट से 10-10 साल की सजाएं दिलवाई गई हैं, उनका जुर्म सिर्फ एहतजाज करना है। बार बार कहता हूं कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए ताकि मालूम हो सके कि असल मुजरिमान कौन है और सजाएं किन को मिलनी चाहिए। यूं किसी आर्मी ऑफिसर के कहने पर कौम के नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद करना जुल्म है। 26वीं आईनी तरमीम का दूसरा नतीजा यह है कि जजेस अब सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत रखते हैं और कोई आज़ादाना फैसला नहीं ले सकते। जजेस को एक फर्द वाहिद सब फैसले लिख कर देता है, जो कि निज़ाम इंसाफ की मौत है। मेरे खिलाफ झूठे और बोगस मुकदमात इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि अदलिया आज़ाद नहीं है। अलकादर ट्रस्ट केस समेत मेरे खिलाफ बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं। इसलिए मर्जी के जजेस लाने के बावजूद मेरी अपीलें मुसलसल इल्तवा का शिकार हैं या इल्तवा में रखी जा रही हैं। जिस दिन मेरे मुकदमात मेरिट पर सुने गए, सब मुकदमात का खात्मा हो जाएगा। मेरा तमाम पार्टी ओहदेदारान के लिए वाज़े पैगाम है कि वो तहरीक चलाने पर अपनी तवज्जो मरकूज रखे। मेरी पहली तरजीह तहरीक और पार्टी की तंजीम नौ है। अब आप गौर करें कि इमरान खान साहब को अब भी उम्मीद जो है वो पाकिस्तान की आवाम से है। वो बार बार अपनी पार्टी के ओहदेदारों को एक ही बात करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि फैसला सड़कों पर होगा। अभी भी उन्हें यही लगता है। यानी मौजूदा हालात में कुछ थोड़ी सी सिचुएशन तब्दील हुई, यानी इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहनों से करवा दी गई। जो कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे पंजाब से, उन्हें फौरी तौर पे छोड़ दिया गया। जो रैली निकाल रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद रैली, यानी जैसे ही वो अदालतों में जाते हैं वो छूट जाते हैं। पहले की तरह उन्हें रगड़ा नहीं लगाया जा रहा। लेकिन सनम जावेद अभी भी अंदर है, यास्मीन राशिद साहब अभी भी अंदर है, और सुनने में आ रहा है कि यास्मीन राशिद साहब जो है वो अब जल्दी उनकी रिहाई हो जाएगी, बाकी लोगों की भी रिहाई हो जाएगी, क्योंकि निज़ाम भी थक गया ना नाइंसाफ़ी कर करके। तो इमरान खान साहब अपने हवाले से बड़े क्लियर हैं और अपने मिशन के हवाले से बड़े क्लियर हैं। वो ये कहते हैं, मैं तमाम पार्टी ओहदेदारान के लिए वाज़े पैगाम दे रहा हूं कि वो तहरीक चलाने पर अपनी तवज्जो मरकूज रखें। सारी तवज्जो तहरीक पे डालो। मेरी पहली तरजीह तहरीक और पार्टी की तंजीम नौ है। जुनेद अकबर पर मुझे पूरा एतमाद है। अगर वो तंजीमी जिम्मेदारियों पर फोकस रखने के साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी चला सकते हैं तो ये अच्छी बात है। ये नहीं, अगर दोनों काम कर सकते हैं तो कर लें। लेकिन फोकस इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी तरजीह यह है कि तहरीक चले और तंजीम साजी पार्टी की बेहतर हो। ये जनाब इमरान खान साहब की अहले खाना से और वकला से मुलाकात हुई और मुल्क में जारी लाकानूनियत और फस्तायत पर उन्होंने जो गुफ्तगू की वो ये वाली थी। तो ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आपके पास आ गया। अब देखें आप, इमरान खान साहब के बच्चों ने जो इंटरव्यू दिया वो कल से लेकर अब तक पूरी दुनिया में वायरल है। एक तो उनका इंटरव्यू अंग्रेज़ी में था, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनली भी सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, तो उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब सिर्फ चंद प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो 2 करोड़ से ज़ायद व्यूअरशिप ले चुका है, जबकि लगातार लोग उसे देख रहे हैं। अब इसका अगर आप मवाजना करें नवाज शरीफ के साथ, यानी उनके बच्चों ने जो बातें की, अहम तरीन उन्होंने कहा जी हमारे वालिद को बुरा लगेगा या वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि हम ये बात करें, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि वो 70 के दहाई के आदमी हैं, यानी वो एक बड़ी उम्र के आदमी हैं, उनके बेटे ने कहा। और जो तकालीफ उनको दी जा रही हैं वो इस लेवल पे वो बर्दाश्त कर रहे हैं। वो अपनी उम्र से कम दिखते हैं मेरे वालिद, क्योंकि वो वर्जिश वगैरह करते हैं, मजबूत आदमी है इमरान खान साहब।
تو لیکن وہ تو ایک بیٹا ہے نا, وہ یہ کہہ رہا ہے لیکن ہے تو وہ وہی نا, 70 کی دہائی کے آدمی ہیں, پرانے آدمی ہیں, اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ بہت ناروا ہے, غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کہیں بھی جانا پڑا, کچھ بھی کرنا پڑا اپنے والد کی رہائی کے لیے ہم کریں گے, کیونکہ ہمیں لگتا تھا چند ہفتوں کے اندر ہمارے والد کو چھوڑ دیا جائے گا, لیکن 2 سال گزر گئے اور ظلم ختم نہیں ہو رہا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے والد نے انہیں ایک دن بتایا کہ 10 دن تک انہیں اندھیرے میں رکھا گیا. پہلے 2 دن وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد پریشان رہے لیکن پھر پرسکون ہو گئے, اور پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں عادی ہو گیا. میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ٹرینڈ کیا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل صورتحال کے لیے بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں. لوگ جو ہے نا, ان کو مشکل صورتحال میں جا کر اپنے آپ کو آمادہ کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے, وہ اس کے اندر رہ نہیں سکتے. عمران خان صاحب کے پاس ایسا پیشنس, اتنی ہمت اور ایسی ٹریننگ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسا فضل کیا ہے کہ وہ یہ والی جیل کاٹ گیا. لوگ کہتے تھے عمران خان 10 دن میں 5 دن میں ٹوٹ جائے گا, 1 ہفتے کے اندر عمران خان صاحب جناب معافیاں مانگ رہے ہوں گے. یہ باتیں عمران خان صاحب کے مخالفین کہتے تھے, لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ عمران خان صاحب ڈٹ گئے. اب انہیں نکالنے کے باہر بہانے ڈھونڈتے ہیں, ڈیلیں آفر کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ کر دیں تو باہر آ جائیں, یہ کر دیں تو باہر آ جائیں. ڈیلوں کو لگاتار نرم کرتے چلے جا رہے ہیں, نرم کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن عمران خان پھر بھی اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے بیٹوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا باپ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو اندر چھوڑ کر باہر آ جائے گا, وہ اپنی پارٹی کے ساتھ دغا بھی نہیں کرے گا. اور ایک بات ہم کنفرم کر دیں, لوگ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارا باپ ہار نہیں مانے گا. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا والد جو ہے وہ ہار نہیں مانے گا, وہ ڈٹا رہے گا, وہ ڈیل نہیں کرے گا اور لوگوں کا سودا نہیں کرے گا. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے اپنے والد کو کئی دفعہ یہ کہا کہ آپ آ جائیں برطانیہ میں اور یہاں پر آ کے پرسکون زندگی گزاریں, کرکٹ کے اوپر آپ تبصرہ کریں, تو انہیں مشکل زندگی پسند ہے اور پاکستان کی خاطر وہ پاکستان میں ہے. حالانکہ ابھی بھی عمران خان صاحب کے پاس یہ ڈیل تو موجود تھی کہ وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں, حتیٰ کہ یہ بھی تھی کہ آپ پنجاب اور اسلام آباد سے باہر آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں, لیکن وہاں جا کر آپ کو خاموشی اختیار کرنی پڑے گی. لیکن جو خاموش ہو جائے وہ پھر عمران خان تو نہیں ہوتا. اب اتنی کوریج میاں نواز شریف کو پچھلے 1 سال میں نہیں ملی. مریم نواز کے آپ لگاتار سارے ٹویٹس اٹھا کر دیکھ لیں, اتنی ریچ اور اتنی کوریج مریم نواز کو 1 سال میں نہیں ملی ہوگی, تنقید کو نکال کے, جتنی عمران خان صاحب کے بیٹوں کو 24 گھنٹے میں مل گئی ہے. لیکن اگر آپ موازنہ کرتے ہیں عمران خان کی تربیت کا اور نواز شریف کی تربیت کا, تو میاں صاحب نے اپنے بچوں کو جو تربیت دی اس کے مطابق وہ ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں. برطانیہ میں میاں نواز شریف صاحب کا بیٹا, اب اس کی 7 کمپنیاں تحلیل ہو گئی ہیں, یہ بھی خبر آئی ہے. نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز 7 کمپنیوں کے ڈائریکٹر تھے, ان کی 7 کمپنیاں تحلیل ہو گئی ہیں. یہ نواز شریف صاحب کی تربیت ہے. ان کے بیٹے ڈیفالٹ ہو گئے, برطانیہ میں ڈیفالٹر قرار دے دیا گیا. پاکستان میں تو بڑی بستی ہوتی ہے کوئی ڈیفالٹر ہو جائے تو, دیوالیہ, تو ان کا بیٹا ڈیفالٹر ہو گیا, دیوالیہ ہو گیا. 52 لاکھ پاؤنڈ اس کو جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا مبینہ طور پہ, اور یہ 7 کمپنیاں بھی اس کی تحلیل ہو گئی. اب وہ وہاں پہ ٹیکس کے میدان میں جھنڈے گاڑ رہے ہیں. اور آپ ابھی بولے نا نواز شریف کے بیٹے کو انٹرویو دے, یا ایون آپ نواز شریف کو بولے, اتنے لمبے عرصے سے وہ نہیں بول رہے, ایک انٹرویو دے دیں کسی کو بھی, تو عمران خان کے بیٹوں کا اس وقت یہ لوگ مقابلہ نہیں کر پا رہے. اب یہی وجہ ہے کہ یہ ہر چیز کو اٹھا کر ڈالتے ہیں فوج کے کھاتے میں, کیونکہ پی ایم ایل این ایک بات بڑی اچھی طرح جان چکی ہے, بلکہ عمران خان کی ساری مخالف جماعتیں یہ بات جان چکی ہیں. فضل الرحمان صاحب جتنا مرضی اصولی بات کر لیں, لیکن ہے تو ان کو عمران خان سے پرابلم ہی نا, کیونکہ فضل الرحمان صاحب کا جو ووٹ بینک ہے وہ انہی علاقوں میں ہے جہاں پہ عمران خان صاحب کا ووٹ بینک ہے اور حکومت ہے. انہوں نے جب بھی کبھی الیکشن لڑنا ہے بلوچستان سے تھوڑا بہت لڑنا ہے, اور باقی سارا انہوں نے خیبر پختونخوا سے لڑنا ہے. خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی مقبولیت اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ فضل الرحمان صاحب, اب یا تو عمران خان صاحب انہیں سیٹیں دے دیں نا کہ جناب میں 10 سیٹیں آپ کو دے رہا ہوں, یہ والی آپ کو دے رہا ہوں, صوبائی آپ کو دے رہا ہوں, یا تو یہ کر دیں تو فضل الرحمان صاحب ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور اگر عمران خان صاحب یہ نہیں کریں گے تو پھر فضل الرحمان صاحب کے لیے بڑی پرابلم ہے, کیونکہ یہیں پہ عمران خان صاحب کی مخالفت انہیں کرنی پڑے گی. اس وقت کا انتظار کرنا پڑے گا جب عمران خان صاحب کی مقبولیت کم ہو جائے, تب وہ الیکشن میں جانا ان کو پسند کریں گے. ابھی وہ الیکشن میں جانا بھی پسند نہیں کریں گے, چاہے پچھلا الیکشن جتنا مرضی خراب ہوا ہو. فضل الرحمان صاحب کی باتوں سے اس چیز کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے. اب مریم نواز نے جناب پہلے تو قومی یکجہتی کے معاملے میں باپ بیٹی دونوں غائب تھے, جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ تھوڑے بہت دکھائی دیے, لیکن نریندر مودی یا آر ایس ایس کے خلاف ایک لفظ بولنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں تھے.
तो भारत से इतनी मोहब्बत है, मोदी से इतनी मोहब्बत है, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर से इनको नफरत है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से इनको बोझ है। अब मरियम नवाज ने कौमी यकजहती के दौरान बिल्कुल ही गायब, इनके वालिद भी गायब। अब जब मुंह खोला है तो वही नफरत, वही बोझ, वही डिटाई बाहर निकली है कि 9 मई को जनाब जहाज जला दिए गए, एयरफोर्स को बहुत मारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसी एयरफोर्स ने इंडिया को मारा। यानी इनका वाहिद मकसद यह है कि तहरीक इंसाफ और फौज के बीच में लड़ाई लगी रहे। ये क्यों एक्टिव हुए ये मैं आपको भी बता देता हूं। पिछले चंद दिनों में फौज के अंदर यह सोच पैदा हुई है, मैं अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, वो टॉप की आदत है, शायद वो डिफरेंट सोचते हैं अभी भी, क्योंकि इमरान खान का खौफ सबके ऊपर हावी है। गलतियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, जाके इमरान खान से बात करें, वो बताएगा क्या करना है। बहरहाल बात तो इमरान खान से ही करनी पड़ेगी, आज कर लें कल कर लें। तो इनको इमरान खान साहब का खौफ लगा हुआ है, लेकिन इदारे के अंदर ये सोच पैदा हुई है गुज़िश्ता चंद दिनों में कि हमें तो ये पढ़ाया जा रहा था कि ये गद्दार हैं, ये इंडिया के साथ मिले हुए हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं, ये फौज को हमेशा रगड़ा देंगे, ये फौज को कभी नहीं छोड़ेंगे, इन्हें कभी इक्तदार में नहीं आना। हमें तो ये कहानियां थी। लेकिन जब हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आया, गो के ये हमें कह रहे थे जाओ लड़ो, हमें ताना दे रहे थे, हमें कह रहे थे कि जाके उनसे भी लड़ो ना, हमें क्यों मारते हो। तो ये बात तो एक जायज बात थी कि जिन्हें मार पड़ी है वो फिर ऐसा तो बोलते हैं। लेकिन जैसे ही मुश्किल वक्त पड़ा और आमना सामना हुआ मैदान के अंदर, तो ये सारे अचानक से आगे ऑटो पे लग के हमारे कहे बगैर हमारे साथ आके खड़े हो गए। यानी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि डीजी ISPR ने आके रिक्वेस्ट की हो या किसी ने ऑफिशियली कहा हो कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया हमारे साथ खड़ा हो जाए या आम पाकिस्तानी नौजवान हमारे साथ खड़ा हो जाए, ऐसा तो नहीं हुआ था। लेकिन सारे आकर खड़े हो गए। अब इदारे के अंदर ये जो नई सोच पैदा हुई है, इस सोच को काउंटर करने के लिए फौरी तौर पे इकदाम किए जा रहे हैं। और वो इकदाम ये है कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि फौज को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़ाने की साजिश मजीद की जाएगी। इसके 3-4 तरीके होंगे। कुछ ऐसे लोगों को हीरो बनाने की कोशिश की जाएगी जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तारीफ करने में कंजूसी करेगी, या हो सकता है वो तनकीद करे, तो एक इसको वजह बनाया जाएगा। दूसरा, ये जो अभी मरियम नवाज ने मुंह खोला या बाकी लोग हैं, ये अब 9 मई के बयानिए को बहुत ज्यादा दोबारा उठाएंगे। जनाब देखें इधर मारा, देखें इधर मारा, ये तस्वीरें देखें, ये चीजें देखें। सोशल मीडिया पर ये बयानियां बनाने की कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हमेशा से लेकर अब तक फौज के खिलाफ है। हालांकि इमरान खान साहब ने बार बार कहा कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज के वो खिलाफ है। देखिए, अब जिस शख्स को इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती ना, उसे अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। हम उसके लिए दुआ भी करेंगे। और बात छोटी सी ये है कि बॉर्डर पे लड़ने वाला हीरो है और आइन तोड़ने वाला गद्दार है। सादी सी बात है। अपने हलफ से गद्दारी करने वाला गद्दार है, अपने हलफ से बेवफाई करने वाला गद्दार है, जबकि बॉर्डर पे लड़ने वाला, मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाला, मुल्क के लिए अपनी जान को मुश्किल में डालने वाला वो हीरो है। चाहे वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, चाहे वो अडियाला जेल में बैठा हुआ है, ये हीरोज है। और मुवाजना करवा रहे हैं जनाब फौजियों का एक लीडर के साथ। तो देखें, फौज अपनी जगह पे मुकद्दम है, वो अपनी जगह पे हीरोज हैं, लेकिन उनका बड़ा महदूद किरदार है, बहुत छोटा सा किरदार, एक दिफा का। यानी उनका जो किरदार है वो एक मखसूस जगह पे है ना, उनको दिफा करना है। मईशत कैसे चलनी है, तालीम कैसे होगी, हेल्थ कैसे होगी, दुनिया के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, नौजवानों का मुस्तकबिल क्या होगा, हथियार हमने किस तरह के लेने हैं, किस तरह के हथियार किसको देने हैं, दुनिया के साथ किस तरह डील करना है, कहां जंग करनी है, कहां अमन करना, ये सारी चीजें जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये लीडर्स का काम है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के हो। लिहाजा लीडर्स के साथ फौज का मवाजना ये बेवकूफ़ी है। इंडिया में नादरीन एक बड़ी अजीबोगरीब बौखलाहट है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक नई गेम शुरू की गई है जंग के फौरन बाद कि जनाब जंग का तो फायदा हो गया, हमें एयरफोर्स ने कमाल दिखा दिया, तो अब इन्हें हम बेवकूफ़ बनाते हैं। हम इन्हें कहते हैं जनाब हमने माशी मैदान में भी झंडे गाड़ दिए। कैसे झंडे गाड़ दिए जनाब? अब झूठी खबरें चलवाई जा रही हैं और पाकिस्तान भर के मीडिया पे चलवाई जा रही हैं कि महंगाई खत्म हो गई है और पाकिस्तान ने अपनी मईशत में करिश्मा दिखा दिया है। कोई सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, वहां से कोई चीज छपवाई गई है, कोई जरीदा, कोई आर्टिकल है वहां पे, और उसकी बुनियाद पे अब ये उठा रहे हैं मामला कि जी करिश्मा कर दिया शहबाज शरीफ की सरकार ने मईशत के अंदर। अब जरा देखें आप, यानी ये कह रहे हैं जी कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए, खबरें लगवा रहे हैं। आम आदमी की मईशत इन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दी है।
पाकिस्तान का आम आदमी मुझे सुन रहा है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप कमेंट करें, मैं अपनी बात वापस लूंगा। नंबर 2, टैक्सेस और महंगाई का बदतरीन बोझ अवाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। क्या इससे इन्होंने मईशत के झंडे गाड़े हैं? बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा करके मईशत में झंडे गाड़े हैं। लोगों का बजट और उनका किचन तबाह करके इन्होंने मईशत में झंडे गाड़े हैं। किसान को जिंदा दरगोर कर दिया, ये मईशत में झंडे गाड़े हैं। आधे से ज्यादा तरक्याती मंसूबे पाकिस्तान के रोक दिए इन्होंने, ये इन्होंने मईशत के झंडे गाड़े हैं। सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों और मुराद में इजाफा करके मईशत की बेहतरी का दावा, यही करिश्मा है बस इस मुल्क के अंदर। आप कोई भी चीज उठाएं ना, आप बिजली उठाएं, गैस उठाएं, क्या वो सस्ती होगी? आटा उठाएं, क्या इमरान खान के दौर से सस्ता हो गया? घी उठाएं, क्या इमरान खान के दौर से सस्ता हो गया? क्या चावल और दालें इमरान खान के दौर से सस्ती हो गई? और भाई सारी चीजें पहले से ज्यादा महंगी हैं और आपने अवाम की आमदन में इजाफा भी नहीं होने दिया। ये तो बड़ा आसान तरीका है कि आप अवाम को पीसते जाएं और IMF की बातें मानते जाएं और पैसा बढ़ाते जाएं, यानी लोगों की आमदन में इजाफा ना करें, महंगाई को रिवर्स गियर लगाए बगैर आप चीजें महंगी करें, टैक्सेस की भरमार करें, बहुत सारा पैसा आवाम से इकट्ठा करें, तो आप कहिए हमारी मईशत ठीक हो गई है। ऐसे थोड़ी मईशत ठीक होती है। आपके आदादो शुमार का धंधा चल जाता है, लेकिन आम आदमी का कारोबार ठप हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर किसी भी छोटे बड़े कारोबारी आदमी को देखें ना, लोग कारोबार छोड़ के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और ये उल्टी खबरें लगा रहे हैं और पाकिस्तान की मीडिया को शर्म भी नहीं आती कि यक तरफा रिपोर्टिंग करता चला जा रहा है। सलमान अकरम राजा साहब ने इमरान खान साहब के बारे में एक स्टेटमेंट दिया, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। फिर एजाज चौधरी साहब का एक लेटर भी है। सलमान अकरम राजा ने इंकशाफ किया कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे यह भी कहा कि खान साहब ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आप यहां से चले क्यों नहीं जाते, आप ये दुख क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? तो इमरान खान ने कहा कि जाओ और सबको कहो कि आप भी इस दुख में शामिल हो जाएं, क्योंकि ये दुख पाकिस्तान का दुख है और हमने पाकिस्तान जोड़ के रखना है। ये इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को बताया और सलमान अकरम राजा साहब ने बताया पाकिस्तानियों को। अच्छा, एक चीज और है, ये घुमन साहब के डेरे के ऊपर एक तकरीब थी जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अब उम्मीदवार हैं PP 52 में, फाखिर नशात घुमन साहब, इनको ढोल का इंतखाबी निशान दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह का ढोल बजेगा जिस दिन ये इलेक्शन होगा। एजाज चौधरी साहब का लेटर नाज़रीन, उसके ऊपर आ जाएं जरा, ये आप देखें कि कैसी ज्यादती हो रही है। और एजाज चौधरी साहब ने बताया कि ज्यादती सिर्फ अडयाला में नहीं होती, इमरान खान साहब के केसेस के अंदर जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुआ और वो कालक मली गई है पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर। लेकिन इन लोगों के साथ जो हो रहा है वो भी कम नहीं है। एजाज चौधरी साहब ये बताते हैं कि 2 गवाह रखे गए थे हमारे खिलाफ, जाम अफजल और मोहम्मद खालिद। ये स्टार गवाह हैं जिनके जरिए से 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उसकी बुनियाद रखी गई थी। ये एजाज चौधरी साहब का दावा है अपने लेटर में। वो ये कहते हैं कि जनाब इन 2 गवाहान को प्रोसिक्यूटर लेकर आए, यानी प्रोसिक्यूशन जो सरकारी वकला है वो इन 2 गवाहान को लेकर आए। वहां पे जेल में जब ट्रायल हो रहा था तो वहां लाने के बाद इनकी गवाहियां करवा दी, किस वक्त? जब ना मुल्जिमान मौजूद हैं ना वकला मौजूद हैं। आप अंदाजा करें कैसी अंधेर नगरी है। एजाज चौधरी साहब बता रहे हैं कि हमारी गैर मौजूदगी में गवाहान की गवाहियां ले ली गई और यह अदालत के ऊपर एक धब्बा है जो हमेशा रहेगा। यानी ऐसा कभी भी नहीं होता, आप जब गवाह को लेकर आते हैं तो उससे आप जिरा कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, जवाब पूछ सकते हैं। अब यहां बीच में इन्होंने कोई गवाह पैदा कर लिए हैं जिनकी गवाहियों की बुनियाद के ऊपर इन्होंने 9 मई का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसकी बुनियाद रखी थी। ऐसे स्टार गवाहों को मुल्जिमान की अदम मौजूदगी में प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत में पेश करके झूठी गवाही दिलवाना शर्मनाक और मसकशुदा पाकिस्तानी आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है, ये एजाज चौधरी साहब भी कह रहे हैं। नाज़रीन, एक खबर इंडिया से वो मैं आपके सामने रख देता हूं और आप अंदाजा करें कि वहां पे नफरत कितनी बढ़ गई है और इंडिया में हालात कितने खराब हैं कि बीजेपी के रहनुमा हैं और वजीर हैं, नाम है उनका विजय शाह। इन्होंने अटैक कर दिया भारतीय फौज की एक खातून कर्नल पर जिनका नाम है सूफिया कुरैशी। ये जंग के दौरान बड़ी मकबूल हुई सूफिया कुरैशी साहिबा, और इन्होंने आकर, जैसे पाकिस्तान में ISPR के DG आकर एक ब्रीफिंग देते हैं, वैसे ही इन्होंने भारतीय फौज की जानिब से एक ब्रीफिंग दी थी आकर और बताया था कि पाकिस्तान ने कहां कहां पर हमला किया और भारत ने क्या किया। तो ये सारी तफसीलात वो बता रही थी। अब ये क्योंकि इंडियन फौज की कर्नल है सूफिया कुरैशी साहिबा, तो इन्होंने इंडियन फौज की तारीफ करनी थी और पाकिस्तानी फौज की बुराइयां करनी थी। लेकिन आप वहां पे इंडिया में नस्ली इम्तियाज देखिए, मजहबी जनूनियत देखिए
کہ وزیر ہے وجے شاہ اور بی جے پی سے اس کا تعلق ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اس خاتون کے اوپر چڑھ دوڑا ہے۔ بھارتی وزیر نے فوج کی کرنل صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن قرار دے دیا۔ یہاں پاکستان میں ہمارا کامران جو ہے یہ کرسچن کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے، پاکستان کا ہیرو ہے، لوگ اس کے گھر جا کے اس کے ماں باپ کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، پورے پاکستان میں اس کی تصویریں سرکولیٹ کر رہی ہیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس بات کو، اور یعنی اقلیتوں کو یہاں پہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ واقعات ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، جنونی موجود ہوتے ہیں، اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن انڈیا میں تو یہ اسٹیٹڈ پالیسی ہے۔ کیا پاکستان کی گورنمنٹ یا کوئی وزیر اٹھ کے ایسی حرکت یا ایسی بات کر سکتا ہے؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہاں پہ ایک وزیر اٹھ کر کہتا ہے، یعنی مسلم دشمنی میں یہ اندھے ہو گئے ہیں مودی سرکار جو ہے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما اور وزیر وجے شاہ نے بھارتی فوج کی مسلمان افسر کرنل صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن قرار دے دیا ہے۔ پھر یہ کپڑے اتارنے کی بات کرتے رہے کہ انہوں نے کپڑے اتار کر ہمارے ہندوؤں کو مارا، اور مودی جی نے ان کی بہن کو ان کی ایسی تیسی کرنے بھیج دیا۔ اب مودی جی کپڑے تو اتار نہیں سکتے تھے، اس لیے ان کی سماج کی بہن کو ہی بھیجا کہ تم نے اگر ہماری بہنوں کو بیوہ کیا ہے تو تمہارے سماج کی بہن آ کر تمہیں ننگا کرے گی۔ اب ناظرین آپ اندازہ کریں کہ کانگریس نے کرنل صوفیہ پر اس تنقید کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے وجے شاہ سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ یعنی وہاں پہ اپوزیشن کو پھر بھی تھوڑی بہت ہوش ہے، حکومت کو ہوش نہیں ہے، اور یہ علامت ہے شکست کی، یہ علامت ہے شرمندگی کی، یہ علامت ہے ہار جانے کی۔ وہ جیت نہیں پائے، لڑ نہیں پائے، ان کی بہت بری حالت ہے، اور اسی بری حالت کی وجہ سے وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں جو نارمل انسان نہیں کرتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔